मुगल साम्राज्य पे जो हम चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको भू राजस्व के बारे में बताया। आइए हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। अकबर का प्रिय मित्र था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर के कहने पर अकबर के समय का इतिहास लिखा, अकबरनामा। अकबरनामा की 3 जिल्दें हैं, 3 वॉल्यूम हैं अकबरनामा के। पहला वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा वॉल्यूम अकबरनामा का जो है उसको कहते हैं आइन ये अकबरी। आइन अकबरी में हमको मुगल प्रशासन के बारे में सारी जानकारी मिलती है। मुगल प्रशासन से संबंधित सारी जानकारी आइन अकबरी से मिलती है, जो कि अकबर के समय की प्रमाणिक पुस्तक है। तो लगान कैसे वसूला जाता था, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, ये सारी चीज़ें बहुत तफसील से, बहुत विस्तार से दी गई हैं। तो आइन अकबरी प्रमुख स्रोत है। इसी में ये बात बताई गई है कि राज्य को सूबा कहते थे, सूबा के नीचे सरकार, फिर उसके बाद परगना और उसके बाद गांव, ये इकाइयां थी प्रशासन की। सूबे के जो अधिकारी होते थे, कौन कौन से अधिकारी होते थे सूबे के? राज्य स्तर पर अधिकारियों का नाम क्या था? सूबेदार, जो सूबे का मालिक होता था। उसके बाद बख्शी, जिसके पास सेना का अधिकार होता था, सैनिकों का वेतन ये निश्चित करता था। उसके बाद सद्र होता था, ये धार्मिक मामलों का प्रधान होता था, धार्मिक कार्यों का मंत्री होता था। काजी, जो न्याय व्यवस्था का अधिकारी होता था। कोतवाल, जो शहर में पुलिस व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। तो सूबेदार, बख्शी, सद्र, काजी, कोतवाल, एक अधिकारी जिला स्तर पर होता था, मैंने आपसे चर्चा की थी। फौजदार, ये सेना नायक होता था। तो ये अधिकारी मिलकर के प्रशासन को संचालित करते थे, प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करते थे। परगना स्तर पर कानूनगो, पटवारी, मुखिया, ये अधिकारी होते थे। तो इस प्रकार केंद्र से लेकर के गांव तक शासन की एक सूत्र में बंधी हुई इकाइयां ये शासन को बेहतर ढंग से चलाती थी। आइए हम बात करते हैं कि मुगलों के समय शासकों के साथ जो और दूसरे शासक थे, इनके साथ मुगलों का क्या संबंध था। शासकों के साथ संबंध। अकबर जब शासक बना तो उसने देखा कि अगर भारत में मुगल साम्राज्य को स्थिर करना है तो जो भारत के शासक हैं, जो प्रायः राजपूत वर्ग के लोग हैं, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए उसने उनके साथ दमन और मैत्री दोनों की नीति अपनाई। ऐसे राजपूत शासक जो उनके साथ मित्रता में बंध गए, उनके साथ उसने मैत्री संबंध स्थापित कर लिया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। जैसे आमेर का राज्य, आमेर की रियासत, राजा मान सिंह, राजा भारमल, राजा भगवान दास, तो इन शासकों के साथ उसने मैत्री का संबंध स्थापित किया। मेवाड़ रियासत जो झुकने के लिए तैयार नहीं थी, उसके साथ उसने दमन की नीति अपनाई। लेकिन जो शासक संघर्ष करने के बाद भी मुगलों के साथ मित्रता के साथ बंधना चाहते थे, उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जाता था, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं होता था, जिससे कि अकबर को राजपूतों का भरपूर सहयोग मिला। जहांगीर और अकबर दोनों के समय मेवाड़ रियासत से संबंध बड़े तल्ख थे। बैटिलाफ हल्दी घाटी के बाद राणा प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष चलता ही रहा, पूरे जीवन चलता रहा। जहांगीर के समय
1605 से लेकर के 1613 तक राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के साथ संघर्ष चलता रहा। 1615 में जब राणा अमर सिंह और जहांगीर के बाद संधि हो गई, तो इस संधि के बाद जहांगीर ने राणा अमर सिंह को सम्मानित स्थान दिया। दरबार में उपस्थित होने के लिए भी उन्होंने कहा, उनके बेटे करण सिंह को आने के लिए कहा। उनको चित्तौड़ सहित पूरा मेवाड़ का इलाका वापस दे दिया गया। तो राजपूतों के साथ मैत्री और दमन, साथ साथ ऐसे जो संघर्ष वाली रियासतें थी, अगर उन्होंने मैत्री स्वीकार कर ली तो उनके साथ कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं किया गया, जिससे कि इन संबंधों को और मजबूत किया जा सके। इसी तरह जो दूसरी अन्य रियासतें थी, उन रियासतों के साथ भी उदारता का व्यवहार करते हुए उन राज्यों को जीता जरूर गया, लेकिन फिर उन राज्यों को उन्हें दे दिया गया और उनसे कर लिया जाता रहा। इस प्रकार की नीति लागू करके मुगलों के समय साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया गया। अकबर या अकबर के बाद के उत्तराधिकारियों ने प्राय इस नीति को चालू रखा। औरंगजेब के समय जब इस नीति का उल्लंघन किया तो उसका दुष्परिणाम भी देखने को आया। याद करिए, जब मराठा सरदार शिवाजी के साथ 1665 में जब पुरंदर की संधि की गई और पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी को आगरा बुलाया गया, लेकिन वहां पर शिवाजी को कैद कर लिया गया। 1666 में जब शिवाजी आगरा आए और उनको कैद कर लिया गया, संधि के बाद उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और अंत में मराठा सरदार शिवाजी औरंगजेब की कैद से निकलने में सफल हो गए और उसके बाद महाराष्ट्र पहुंच करके उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। 1666 से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु तक संघर्ष चला और दक्षिण भारत की लड़ाई मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बन गया। तो जिन शासकों ने राजपूत सरदारों या दूसरे शासकों के साथ मित्रता की नीति अपनाई, उसका अच्छा परिणाम हुआ। जिन शासकों ने इसको नहीं माना, उसका बुरा परिणाम भी देखने में आया। ओके, दूसरी चीज, धार्मिक नीति। भारत में अधिकांश लोग हिंदू धर्म के मानने वाले थे, मुगल इस्लाम धर्म को मानते थे। अकबर के समय से धार्मिक उदारता का परिचय दिया गया। अकबर पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरीके से समझता था कि अगर भारत में साम्राज्य को मजबूत रखना है तो उदार धार्मिक नीति अपनानी पड़ेगी। इसलिए इसने सुलह कुल की नीति, सुलह कुल की नीति अपनाई और इस नीति को अपनाने में उसके मित्र अबुल फजल का बड़ा योगदान रहा। अबुल फजल, उसके पिता शेख मुबारक, इसका भाई भी था फैजी, ये तीनों अकबर की नीतियों पर बहुत प्रभाव डालते थे। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई और अकबर ने हिंदू प्रजा का सहयोग प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा कर, हिंदू जब तीर्थ स्थल में यात्रा करने जाते थे तो उनको कर देना पड़ता था, तो तीर्थ यात्रा कर अकबर ने हटा दिया। जजिया कर, जो हिंदुओं पर लगने वाला कर था, इसको 1564 में, इसको 1563 में, इन दोनों करों को अकबर ने हटा दिया। इस तरह उदारता का परिचय दिया। अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी बनाई, फतेहपुर सीकरी आगरा के बाद अकबर के समय राजधानी बनाई गई थी, वहां पर अकबर ने 1575 में एक इमारत बनवाई, इबादत खाना। इस इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों को बुलाता था, उनके साथ धार्मिक चर्चा करता था और इस तरह विभिन्न धर्मों के अच्छी बातों को जान करके उसने दीन-ए इलाही या तौहीद-ए इलाही, दीन-ए इलाही या तौहीद-ए इलाही, ये एक नया सदमार्ग उसने 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया। 1582 में दीन-ए इलाही या तौहीद-ए इलाही इसको चालू किया। इतवार के दिन इस
सद्मार्ग में लोगों को दीक्षित किया जाता था। अबुल फजल इसका प्रधान था। अकबर इसके माध्यम से चाहता था कि पूरे राज्य में लोग एक हो जाएं, एकता की स्थापना चाहता था, लोगों में नैतिकता का विकास करना चाहता था, लोगों को धार्मिक रूप से एकजुटता प्रदान करना चाहता था। और ये सब उसने कहाँ से सीखा था? इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के संपर्क में। उसने जैन धर्म के मुनियों को बुलाया, क्रिश्चियन प्रीस्ट को बुलाया, जो फादर थे उनको बुलाया, हिंदू धर्म के विद्वानों को बुलाया, इसी तरह यहूदी धर्म के विद्वानों को बुलाया गया और उनसे चर्चा पर चर्चा करके ये इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत को अगर धार्मिक दृष्टि से एक कर दिया जाए, उदारता का व्यवहार किया जाए, तो भारत में मुगल साम्राज्य स्थिर हो सकता है। और इस तरह जो इसके द्वारा धार्मिक नीति अपनाई गई, उदार नीति, परस्पर सहिष्णुता की नीति, वो आगे भी औरंगजेब तक चलती रही। औरंगजेब ने उसका उल्लंघन किया। औरंगजेब ने पुनः से जजिया लागू कर दिया। जजिया को उसने फिर से लागू कर दिया। हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाने लगा और उसका परिणाम साम्राज्य के विघटन के रूप में आया। तो जिन शासकों ने अकबर के द्वारा स्थापित उदार धार्मिक नीति का परिचय दिया, साम्राज्य चलता रहा। राज्य को योग्य हिंदू सरदारों, राजपूत शासकों का, राजपूत सरदारों का सहयोग भी मिला और अगर इस धार्मिक नीति का परित्याग किया गया तो उसका दुष्परिणाम भी औरंगजेब के सामने आया। इस तरह से इस धार्मिक नीति और शासकों के साथ, राजपूत सरदारों के साथ जो संबंध स्थापित किया गया, इन्होंने मुगल साम्राज्य को बड़े पैमाने पर स्थिरता प्रदान की, जो औरंगजेब के बाद के शासक नहीं कर पाए। और यही कारण था कि औरंगजेब के बाद 1707 में जो उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो मुगल वंश के उत्तराधिकारी रहे वो कमजोर हो गए, साम्राज्य टूटने लगा। जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, जैसे बंगाल, हैदराबाद, राजस्थान की रियासतें, वहां अवध, ये जो सामंत थे, इन सामंतों ने अपने अलग अलग राज्य स्थापित करना चालू कर दिए और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। और जो मुगलों के सामंत थे उन्होंने अपने क्षेत्रीय राज्य स्थापित कर लिए। ओके, तो इस प्रकार आपने पूरे मुगल साम्राज्य का इतिहास देख लिया, प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर के साम्राज्य के संचालन तक, साम्राज्य की स्थिरता के कारक, धार्मिक नीति, राजपूत नीति या अन्य शासकों के साथ संबंध। वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने साथियों को भी शेयर करेंगे और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।